हिजबुल्लाह ने अपनी मिसाइलों और रॉकेटों को इजराइल की राजधानी तेल अवीव तक पहुंचा दिया। हिजबुल्लाह ने 2 हमले किए। एक हमला कल आधी रात के वक्त में मिसाइलों से किया। कई सारी मिसाइलें इजराइल की राजधानी तेल अवीव की तरफ छोड़ी गईं। सारी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन एक मिसाइल ने तेल अवीव के अंदर जाकर हिट किया। उसके बाद कुछ और रॉकेट छोड़े गए। दूसरे हमले में रॉकेट फायर में भी इजराइल की कुछ बिल्डिंगों को बड़ा नुकसान पहुंचा। हिजबुल्लाह के ये जो हमले थे, ये तेल अवीव के रिहायशी इलाकों में थे। जिस तरीके से इजराइल बिल्डिंगों पर हमले कर रहा है, इसी तरीके से हिजबुल्लाह ने भी अपनी मिसाइल और रॉकेट के जरिए तेल अवीव की राजधानी के कुछ रिहायशी बिल्डिंगों को निशाना बनाया। अचानक से वहां पर भगदड़ मच गई, सायरन बजना शुरू हो गए, लोग बंकर में जाकर छिपने लगे। कई सारे बिल्डिंगों को मिसाइलों ने हिट किया, रॉकेटों ने हिट किया, जिसकी वजह से काफी बिल्डिंग डैमेज भी हुई हैं और आग भी लगी है। हिजबुल्लाह के इन हमलों में एक महिला की मौत हुई है। 10 लोग ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं, काफी सीरियस हैं। इन 10 लोगों में से भी हो सकता है कि कुछ लोगों की मौत हो जाए। हिजबुल्लाह का हमला ये काफी बड़ा था, लेकिन आप लोग कहेंगे फराज भाई हमला इतना बड़ा था लेकिन कुछ हुआ क्यों नहीं? इजराइल जब हमले करता है तो भाई तबाही मचा देता है। देखिए, इजराइल हवाई हमले करता है, हिजबुल्लाह जो हमले करता है वो मिसाइल और रॉकेट से करता है, और बहुत सारे रॉकेट और मिसाइलों को बीच में इंटरसेप्ट इजराइल कर लेता है। अगर कुछ मिसाइलें और रॉकेट जाकर हिट करते हैं तो यही हिजबुल्लाह के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि तेल अवीव राजधानी के अंदर रिहायशी बिल्डिंगों तक जब मिसाइल पहुंच जाती है तो इजराइल के लिए काफी बड़ी बात है, खतरे की घंटी तो है। इजराइल ने फिलहाल सभी बिल्डिंगों को सील कर लिया है, सिक्योरिटी और ज्यादा वहां पर टाइट कर दी है। दोस्तों, आपको खबर में लगातार दे रहा हूं कि गाजा के अंदर भूख का संकट बहुत ज्यादा है। सहायता पहुंच रही है, ट्रक पहुंच रहे हैं, लेकिन बॉर्डर से अंदर नहीं जा पा रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस ने भी तकरीबन 100 ट्रक भेजे थे, 90 ट्रक को लूट लिया गया। आपको बता चुका हूं कि गाजा के अंदर कुछ ऐसे लुटेरे ग्रुप हैं जो इजरायली सेना के साथ मिलकर सहायता को लूट रहे हैं। खबर ऐसी आ रही है कि ये जो ग्रुप था, लुटेरा ग्रुप, ये एक वाहन में सवार होकर जा रहा था। इस वाहन पर हमला किया गया। तकरीबन 20 से 25 लुटेरे ग्रुप के सदस्य मारे गए, ऐसी खबर सामने आ रही है। हालांकि यूनाइटेड नेशंस ने जो सहायता भेजी थी उसको भी लूट लिया गया। जो देश और सहायता भेज रहे हैं गाजा के अंदर, उनको भी लूट लिया जा रहा है। लेकिन ये जो हमला हुआ है आज इन लुटेरों के ऊपर, जिसमें कई सारे लुटेरों के मारे जाने की खबर आई है, हालांकि पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, खबरें बहुत आई हैं कि लुटेरों की मौत हुई है। एक वाहन में सब लोग जा रहे थे, उस वाहन को ही उड़ा डाला। फिलहाल लाखों लोग ऐसे हैं गाजा के अंदर जो इस वक्त भूख से तड़प रहे हैं। खबर लाल सागर से आ रही है। लाल सागर के अंदर अमेरिका का जो अब्राहम लिंकन विमान वाहक पोत मौजूद था, जो सबसे बड़ा विमान वाहक पोत माना जाता है, उसने मिडिल ईस्ट को छोड़ दिया है। जो 7वां बेड़ा वहां पर पहुंचा था, उसने मिडिल ईस्ट के लाल सागर को छोड़ दिया है और वापस आ गया है। कहा ऐसा जा रहा है कि हुतीज ने पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे मिसाइल हमले अब्राहम लिंकन पर किए थे, जिसकी वजह से अमेरिका ने अपने अब्राहम लिंकन को वापस बुला लिया। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में मैंने गाजा की भूख की बात की थी। इजराइल लगातार हथियार के रूप में भूख को इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इजराइल दुनिया भर के संगठनों की नजर से बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए ऐसी बातें भी करता है कि देखिए, हम गाजा के अंदर टर्कों को जाने की इजाजत दे रहे हैं, गाजा के लोगों को हम खाना खाने की इजाजत दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल अपने ही संगठनों के साथ मिलकर उनको लूट ले रहा है, और इजराइल कहता है कि इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। इजराइल ने गाजा के अंदर टर्कों को जाने की, सहायता को जाने की इजाजत दी। ये दावे सरासर गलत हैं, और हमास के लोगों ने, गाजा के लोगों ने इजराइल के इन दावों का खंडन किया है कि इजराइल ने ऐसी किसी भी बात की इजाजत नहीं दी है कि खाना या कोई भी चीज गाजा के अंदर पहुंचे। इजराइल सिर्फ अपना चेहरा बचाने के लिए इस तरह की बातें कर रहा है, और एक हथियार के रूप में हमें सिर्फ गोला बारूद से ही नहीं मार रहा है गाजा के लोगों को, बल्कि भूख वाला हथियार भी हमारे साथ इस्तेमाल करके इजराइल हमारे बच्चों को मार रहा है।
इसराइल के पास वैसे तो हथियारों की कमी है नहीं, लेकिन भूख को भी वो अपना हथियार बना रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं। लोगों को लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन गए हैं तो वो इसराइल का साथ नहीं देंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से साफ कह दिया गया है कि जैसे ही वो सत्ता संभालेंगे, पहले ही दिन से वो इसराइल पर जो भी प्रतिबंध लगे हुए हैं, हथियारों के प्रतिबंध, उनको वो हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। यानी इसराइल को अमेरिका की सैन्य सहायता मिलती रहेगी। दोस्तों, तुर्की के बारे में आप लोगों को मैं लगातार बता ही रहा हूं। तुर्की जिस तरह की बातें कर रहा है अब कि हम इसराइल से सारे संबंध खत्म कर रहे हैं, इसराइल से हमारा कोई लेना देना नहीं रहा है। लेकिन इसी बीच खबर आ रही है कि जो शिन बेट है, इसराइल का नाम सुनते होंगे आप लोग, मोसाद के बाद एक शिन बेट खुफिया एजेंसी, उसके जो प्रमुख हैं रोनेन बार, अभी जो सैटरडे निकला है, इस सैटरडे को वो तुर्की की यात्रा पर गए थे और तुर्की की खुफिया एजेंसी के प्रमुख इब्राहिम कालिन से उन्होंने मुलाकात भी की। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली शिन बेट के प्रमुख ने तुर्की खुफिया एजेंसी के प्रमुख से अपने बंधकों के बारे में बातचीत की, गाजा में क्या कुछ हो सकता है उसके बारे में बातचीत की, क्या तुर्की बिचौलिया बन सकता है, इस तरह के मैटर पर बहुत सारी बातचीत दोनों के बीच हुई है। संबंध कायम है, अभी भी पूरी तरीके से खत्म तुर्की के नहीं हुए हैं और तुर्की के संबंध पूरी तरीके से इजराइल से तब तक खत्म नहीं होंगे जब तक तुर्की नाटो का मेंबर बना रहेगा। दोस्तों, जो बाइडेन के कार्यकाल में अफगानिस्तान से अमेरिका की सेना की वापसी हुई, डोनाल्ड ट्रंप को यह बात बहुत बुरी लगी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं सत्ता में वापस आ चुका हूं और उस वक्त जो लोग भी इस बात के जिम्मेदार थे, जिनकी वजह से अमेरिका की सेना को अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा था, उन सभी के खिलाफ मैं एक बार फिर से मुकदमा चलाऊंगा, उन सबको जेल करवाऊंगा। अमेरिकी सेना के जिन अधिकारियों ने भी उस वक्त वहां से आने का फैसला लिया था, उन सभी के ऊपर मुकदमा चलाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। जब दूसरे का खून मुंह लग जाता है तो इतनी आसानी से उसको छोड़ा नहीं जाता। अमेरिका वापस तो आ गया वहां से, लेकिन दर्द अभी भी दिल में है। उधर गाजा पट्टी से खबर आ रही है, अल-कस्साम ब्रिगेड ने कहा है कि हमने उत्तरी गाजा पट्टी के सेंटर बेतलाहिया में इस्लामिक एसोसिएशन क्षेत्र में यासीन 105 मिसाइल से एक ज़ायोनी मरकबा टैंक को निशाना बनाया। अल-कस्साम ब्रिगेड ने आगे कहा कि हमारे लड़ाकों ने उत्तरी गाजा पट्टी के मध्य बेतलाहिया में इस्लामिक एसोसिएशन क्षेत्र में एक विरोधी कार्मिक गोले से 12 सैनिकों की ज़ायोनी पैदल सेना को सफलतापूर्वक निशाना बनाया। अल-कस्साम ब्रिगेड ने कहा कि हमने उत्तरी गाजा पट्टी के मध्य बेतलाहिया में जवानी क्षेत्र में 5 ज़ायोनी सैनिकों को सफलतापूर्वक मार गिराया। हमास पूरी तरीके से अभी गाजा से खत्म नहीं हुआ है। दोस्तों, गाजा के रफा एरिया का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। इसी साल इजराइल की सेना रफा के अंदर घुसी भी थी, बहुत सारे हमले भी किए थे, बहुत सारे लोगों को मारा भी था, मस्जिदों को भी शहीद किया था। लेकिन दोगलापन आपको दिखाता हूं, इसके पीछे किसका हाथ था आप अच्छे से जानते हैं। नेतन्याहू ने कहा कि देखिए, अमेरिकी प्रशासन ने रफा शहर में हमारी सेना के एंटर होने का विरोध किया था। जो बाइडेन ने खुद मुझसे कहा था अगर तुम अंदर जाओगे तो अकेले रहोगे। तो क्या नेतन्याहू अकेला रहा? नेतन्याहू रफा के अंदर गया भी, उसने लोगों को मारा भी। नेतन्याहू क्या अकेला रहा? क्या अमेरिका ने उसका साथ छोड़ दिया? इसी को कहते हैं दोगलापन। इनका भी दोगलापन दिखा देते हैं। ये है यूरोपीय यूनियन के उपाध्यक्ष बोरेल। ये कहते हैं कि गाजा में सर्वनाशकारी स्थिति है, लापता लोगों में 70% बच्चे और महिलाएं हैं। गाजा में गायब होने की सबसे आम उम्र 5 साल है। यह बच्चों के खिलाफ एक युद्ध है। भाषणबाजी सब कर रहे हैं, दोगलापन सब दिखा रहे हैं, लेकिन इन्हीं के संगठन यूरोपीय यूनियन के देश पूरा साथ भी उसका दिए जा रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।